अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव आज पूरी सरगर्मियों के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। नए नए प्रत्याशी अपने चुनावी घोषणा पत्र लेकर अपने क्षेत्रवासी जो मतदाता हैं उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को किस प्रकार क्रियान्वित वो करेंगे और क्या उनके घोषणा पत्र में मुद्दे हैं, उसी को लेकर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के, शामली जो कालांतर में शामली के नाम से जाना जाता था, उसी गांव में बैठे हैं माहौतपुर में। माहौतपुर वार्ड नंबर 2 का एक गांव है। आज के हमारे खास मेहमान हैं जितेंद्र राणा जी, जो इस गांव के निवासी हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। अच्छा जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे बात करूं जी। आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय आप कर रहे हैं जी। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? क्यों जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं? क्या समस्याएं दिखती हैं? क्या कारण है, क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? देखो प्रताप जी, राजनीति जो मैं देखता हूँ आज, जो हम फेस भी करते हैं बाहर, सरकारी अधिकारी के पास किसी पेपर को लेने चले जाओ तो वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ तो 5 रुपये का पेपर भी, जिसकी 5 रुपये का कॉर्टेज भी नहीं है, कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई सरकार का कोई ऐसी फीस नहीं, वो पेपर भी कई बार तो आपको 10,000 रुपये में मिलता है। कुछ अगर रूरल क्षेत्र के छोटे पेपरों की बात कर लें, चाहे वो पटवारी लेवल के काम हैं, कोई पेपर 500 रुपये में देगा। करप्शन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा चरम पे है, गरीब जनता उससे इतनी त्रस्त है, उसके पास ऑप्शन नहीं कुछ। इन सारे छोटे छोटे मुद्दे, चाहे आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख लो, सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था देख लो। आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो अगर आपका पेशेंट की कोई ऐसी दिक्कत है कि कोई इमरजेंसी है और आप उनसे डॉक्टरों से बात करो कि जी इमरजेंसी है डॉक्टर साहब और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लो, तो उनका ऐसा जवाब आएगा, ऐसा रिप्लाई आएगा जो मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि अगर इतनी जल्दी है तो प्राइवेट में ले जा, सरकारी में क्यों लेकर आया। उनका माइंड सेट ऐसा है कि जैसे सरकारी मतलब वो एहसान कर रहे हो जनता के ऊपर, यानी कि जनता के टैक्स पे, जनता के पैसे से वो हॉस्पिटल बना, जनता के पैसे से उसकी सैलरी जा रही है। उनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं हैं, वो लगता है कि एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं। इन चीज़ों से निपटने के लिए कि मुझे कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में आके, अगर मैं एक आम नागरिक के तरह आके काम करूँगा तो मेरी बात ना तो इतनी उससे सुनेगा कोई इतनी आसानी से, लेकिन अगर व्यवस्था के अंदर आके करूँगा तो हो सकता है कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर पाऊँ, लोगों के साथ रहकर, और इस व्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव कर पाऊँ। जितेंद्र जी, आपसे बात करूँ, एक शब्द आता है भ्रष्टाचार। जी। ये भ्रष्टाचार तात्पर्य क्या होता है? भ्रष्टाचार तात्पर्य ये होता है कि आज अगर मैं नोट करता हूँ, जो मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल, कोई भी चुनाव छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक का आदमी 2 फेस में बटा हुआ है। 2 चीज़ों के लिए लड़ता है, क्या तो पैसे कमाने के लिए या फिर पावर के लिए। ज़्यादातर लोगों की जो विचारधारा है वो ये है कि भाई मेरे को इलेक्शन लड़ना है, लोगों को थोड़ा बहुत लालच देकर, पैसे देकर या छोटे मोटे लालच देकर इलेक्शन लड़के फिर पूरे 5 साल उससे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें घोटाले करने, दबा के अपना कर्जा निपटाना है। इस विचारधारा के साथ लोग आते हैं। या फिर मुझे बाहुल बल प्रयोग करना है कि मेरी थाने में अच्छी चले, पुलिस को फ़ोन कर दूं वहाँ अच्छी चले, लोगों में एक मतलब भय का माहौल, डर का माहौल बनाने के हिसाब से लोग राजनीति में आते हैं। मैं ये मानता हूँ राजनेता ऐसा होना चाहिए कि जनता के साथ में ऐसे बैठे कि जनता को ये फील आए कि हाँ ये मतलब हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे बीच से ही आया हुआ आदमी है, वो अपनी पावर, सत्ता, नशा इन सब को दूर रखे। तो एक ऐसे टाइप का नेता बनने के लिए उसके लिए आपकी विल पावर होनी ज़रूरी है। आपको समस्याएं देखनी चाहिए कि किस समस्या पर मुझे काम करना है, उसकी आपके पास लिस्ट हो, विल पावर हो, करने के लिए आप एग्री हो। ये सब आप तब कर सकते हो जब आप घर से मजबूत हो। तो मैं व्यवसाय भी कर रहा हूँ साथ में,
व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं कि व्यवसाय कर रहा तो राजनीति नहीं कर सकता। जी। मेरा कुछ इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे थोड़े से पंगे लेने की आदत है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों से मेरा पाला पड़ता रहता है। जी। कभी कहीं तो मैं देखता हूँ कि इस पेपर की तो कॉस्ट ही 5 रुपये, ये 5,000 रुपये किस चीज़ के मांग रहा है। नहीं, दरअसल क्या होता है, जब हम ना कार्य कराने के लिए जाते हैं, आम जनता, आपने गरीब जनता की बात की, मध्यम वर्ग भी होता है, उच्च वर्ग भी होता है। जी जब हम कार्य कराने के लिए जाते हैं जी तो हम चाहते हैं कि हमारा कार्य जल्द समय में हो, ज़्यादा हमें इसमें भागा दौड़ ना करनी पड़े, प्रोसीजर के तहत हम कार्य नहीं कराना चाहते। जी हम चाहते हैं हमारा कार्य जल्दी हो। जी देने वाला भी खुश होता है और लेने वाला भी खुश होता है। जी। तो उसे हम भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार कैसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जी। आप तहसील में जाओ, एक पेपर निकलवाना है आपको जी। पटवारी से। जी। क्या आपको लगता है कि वो पेपर आपको जाती आधे घंटे में, 15 मिनट में या 1 घंटे में दे देगा बिना पैसे दिए? जी। क्या आप निकलवा सकते हो? उसके लिए शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है हमारा। जी। तो शिक्षा का भी तो वही है। मैं स्कूल की जो बात करी, आप आज किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओ और सरकारी में जाओ, जी। वहाँ पे आप देखो प्राइवेट में तो एक लेवल है कि ये इस ग्रेड का स्कूल है, ए का है, A+ का है या B का है। जी। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता चला जाएगा ऐसे उसकी फीस बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे देश में 70% के अप्रोक्स ऐसी जनता है जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाती। जी। तो क्या उनको अच्छी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है? जी। तो उस शिक्षा को अच्छा करने के लिए सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो नेता हैं या अधिकारी हैं, वो उसको ठीक करेंगे। हो सकता है आज मैं किसी एक बच्चे की मदद कर सकूँ। जी। मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी एक बच्चे को या 2 को या 3 को मैं ले लूँ, जी। गोद ले लूँ या उनका खर्चा वहन करूँ कि उसकी पढ़ाई का, उसकी किताब का, उसकी फ़ीस का मैं अपना पर्सनली कर सकता हूँ। जी। लेकिन उससे मैं 1 या 2-3 बच्चों की स्थिति ठीक कर सकता हूँ। एक रास्ता तो ये है जो मैं करता भी हूँ पिछले कुछ दिनों से, जो मेरी नॉलेज में आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनका मुझे लगता है कि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेचारे की कमाई का कोई ऐसा साधन नहीं, लेकिन ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं पूछता भी रहता हूँ लोगों से कि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मेरे को आप बता दो, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उससे मैं कितने बच्चों की मदद कर पाऊंगा? पूरी लाइफ में 2, 4, 5 बच्चों की। लेकिन अगर मैं सिस्टम का हिस्सा बन के और जहाँ से हज़ारों बच्चे निकल रहे हैं, अगर मैं उस व्यवस्था को ठीक करूँगा तो शायद मैं बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगा। जी। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका शिक्षा स्तर उठाना होगा। शिक्षा का है, मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल के लिए क्या होगा? मेडिकल के लिए सबसे पहले तो आज अगर आप गांव-गांव में जाओ तो जो छोटे गांव हैं, चाहे वो 2000 जनसंख्या का गांव है, 1500 का है, 1000 का है, 500 का है, तो ज़्यादातर गांव में पानी की टंकी नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था, क्योंकि जो समरसीबल लगा रखे लोगों ने, उससे हम अपना जल स्तर भी ख़राब कर रहे हैं। जिनकी गुंजाइश है, जिन्होंने समरसीबल लगा रखा, तो अब वो मोटर का बटन दबाते हैं, अब कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, मोटर पानी जा रहा है, तो हम अपना जल स्तर भी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो समरसीबल भी हर एक के घर में नहीं है। एक गरीब आदमी 40-50 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको मजबूरन उस सरकारी नल का पानी पीना पड़ता है, जिसका आप अगर TDS भी चेक कराओ तो कहीं पे 1000 होगा, कहीं 1200 होगा, कहीं 1500 होगा, जो उनके स्वास्थ्य भी ख़राब कर रहा है। फिर सरकारी हॉस्पिटल, प्रत्येक गाँव में डिस्पेंसरी आपके यहाँ है? नहीं, डिस्पेंसरी भी नहीं है। नहीं, डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो ये PSC ना, PSC नहीं है, प्रत्येक गांव में नहीं है, कुछ लिमिटेड गांव में है जी। लेकिन ज़्यादातर गांव में नहीं है। जो छोटे गांव हैं, 1000, 1500, 2000 की आबादी वाले, 3000 की आबादी वाले, उनमें डिस्पेंसरी भी नहीं है। तो ये बेस चीज़ें हैं जहां से हम धीरे धीरे काम करके, एक तो अगर स्वच्छ जल मिलेगा जी। और पानी की टंकी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, ज़्यादा से ज़्यादा घरों, तो ये समरसीबल भी बंद होंगे, जल स्तर भी सुधरेगा, लोगों के स्वास्थ्य भी ठीक होंगे। और जब जो इसके बाद भी बचेंगे स्वास्थ्य, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। लोगों को साथ लेके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बात करके कि हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों से आइडियाज़ लेके और उन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जितेंद्र जी, सरकार की कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं स्वास्थ्य के लिए। जी। गरीब परिवारों के लिए सरकार आयुष्मान कार्ड बना रही है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही है। जी। उसका क्रियान्वयन आपके इस क्षेत्र में किस प्रकार हो रहा है? कुछ जानकारी आपको है? हाँ, उसमें मैं बताता हूँ। देखो, सरकार की तरफ से मैं मानता हूँ बहुत योजनाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप उनमें इंटरनल घुसो तो उनका, अगर आप एक आम आदमी से पूछो ना, वो हज़ारों योजनाएं हैं लेकिन गिनती की 5 योजना भी नहीं बता सकता। अगर आप किसी को गांव में जाके एक साधारण आदमी से पूछो कि कौन सी योजना है, इसका क्या लाभ है, उनको कुछ पता ही नहीं।
तो योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन योजनाओं के लिए जो नेताओं का काम है, चाहे वो ग्राम प्रधान है, चाहे जिला पंचायत सदस्य है, या वो क्षेत्र का विधायक है, तो वो प्रशासन की और नेताओं की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं को लाके उनको इम्प्लीमेंट करा के लोगों को उनका लाभ दिलाने का। लेकिन उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, खुद को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कौन सी योजनाएं हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। उन कल्याणकारी योजनाओं को हमें फिर अधिकारियों से लेकर आना पड़ेगा, तो तब उन पे इम्प्लीमेंट होगा, तब उनको लाभ मिलेगा। जी अच्छा, ये तो कर्तव्य जनप्रतिनिधि का होता है जी। तो जैसे शादी के लिए गरीब परिवारों की जो लड़कियां होती हैं अनुदान मिलता है? हाँ, अनुदान मिलता है। विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो इन चीज़ों को यदि हम क्रियान्वित अपने गाँव में करें तो अधिकतर समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। देखो, मैं अभी आपको इसीलिए बताया था कि योजनाएं बहुत हैं। अब अगर आप गांव की राशन का ही देख लो, जो गांव के लिए राशन आता है जी, इसको मैं समझता हूँ कि गांव में, जैसा मेरा गांव है, इसमें बहुत घर ऐसे हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है। जी, मैं उनमें से एक आदमी हूँ जो उस राशन को नहीं लेता, और भी बहुत लोग हैं जो नहीं लेते। तो ये लोगों ने अपनी सुविधा के और वोट बैंक के हिसाब से कर दिया इसको। जो लगता है कि ये मेरा वोट बैंक है, उसके लिए तो वो एफर्ट्स भी कर लेते हैं कि भाई इसको पेंशन मिलनी चाहिए। लोग बदले की भावना की टाइप की राजनीति करते हैं। इक्वलिटी नहीं है। हाँ, कि अगर आप किसी पेंशन के लिए एलिजिबल हो तो आपकी बननी चाहिए। लोग ऐसे नहीं सोचते। जहाँ तक मैंने मतलब नेताओं को ऑब्जर्व किया है, वो ये देखते हैं कि इसने मेरी वोट दी थी या नहीं दी थी। वोट दी थी तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बात कर लूँगा, नहीं दी थी तो अगर वो किसी पेंशन का या किसी चीज़ का लाभ ले रहा है तो उसको कटवाने की कोशिश करेगा। और ऐसे बहुत केस दिखा दूंगा मैं गाँव में कि जिनको पहले विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलती भी थी और वो बाद में कटवा दी। ऐसे भी बहुत किस्से हैं। तो जब तक ये लोग इक्वलिटी पे नहीं आएंगे कि जो भी योजना है वो सबके लिए है, सबको उसका समान अधिकार है, जो उसके लिए एलिजिबल है, तब तक ये समस्या है। और इन्हीं के साथ मेरी फाइट है। अच्छा, एक हमारा मुद्दा चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। महिला सशक्तिकरण की बात करूँ, महिला सुरक्षा की बात करूँ, सरकार वादे करती है जी, और कहीं ना कहीं सरकार उसको क्रियान्वित करने का काम भी करती है जी, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आकर हम देखते हैं जी, जो महिलाओं को, जो जैसे सादा समूह महिलाओं के बनने चाहिए, जी, उनको नौकरी में आरक्षण मिलता है, खेल कोटे में आरक्षण मिलता है, जी, और जहाँ तक हम देखते हैं पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। बिल्कुल। महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं प्रधान बनती है, महिला जिला पंचायत सदस्य बनती है। जी, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। उसका भी जो मैं बता रहा हूँ वहीं से लिंक है उस बात का भी। आपको इस चीज़ के लिए पहले तो उस परिवार को ही देखना चाहिए जिस परिवार में जो राजनीति कर रहा है, क्या उसकी जो परिवार की है महिलाएं, वो अपनी जो उसकी बेटियां हैं, क्या उनको बेटे के इक्वल शिक्षा दे रहा है? कहीं वो तो नहीं कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन बेटी होने के कारण उसको छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल आप चेक करो। यदि वहाँ पे इक्वलिटी है तो उस परिवार को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही करेगा उस काम। लेकिन अगर उसने अपने परिवार में तो वो किया हुआ, तो वो महिला सशक्तिकरण की क्या बात करेगा? तो मेरी नज़र में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी नज़र में तो मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी मेरे लिए बिल्कुल दोनों इक्वल हैं। मेरे बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। तो मेरे लिए तो मतलब लिंग भेद का कोई वो जगह ही नहीं है मेरी इसमें। ऐसे ही बेटा है, ऐसी बेटी है, तो महिला को बराबर का हक दिया है और तो मिलना भी चाहिए उसका। चाहे वो अगर उसका इंटरेस्ट राजनीति में आने का तो उसको करनी चाहिए और करने देना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही फिर बच्चों में है, अगर मुझे लगता है मेरी बेटी आगे पढ़ के आगे जाना चाहती है तो मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी सभी के जो क्षेत्र के बच्चे हैं तो उसमें मतलब मैं मानता हूँ कि नेताओं को करना चाहिए। अगर क्षेत्र में कोई ऐसी किसी की बेटी है, उसको लगता है ये खेल में आगे जा सकती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इस विषय में परिवर्तन करेंगे, प्रयास? बिल्कुल, इसमें इन परिवर्तनों के लिए ही मैं राजनीति में आ रहा हूँ। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, आपसे अलग भी कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे जी। आप क्या मानते हैं कि आपकी जीत का आधार क्या है? लोग आपको वोट क्यों देंगे? क्या गुणवत्ता, क्या मानक आप मानते हैं जो आप सेट कर सकते हैं? देखो, आज अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखते हो राजनीति को, लोगों ने जातिवाद में कन्वर्ट किया हुआ है कि ये मेरे जाति का है, ये मेरे परिवार का है। जातिवाद, परिवारवाद, ये बड़े चरम पे हैं चीज़ें। धर्मवाद,
एक दूसरे की जाति को गाली दे के, एक दूसरे के धर्म को जाति दे के, जो बेसिक नीड है वो सब कास्ट की बराबर है, इक्वल है, सब धर्म की इक्वल है। अगर बिजली चाहिए तो वो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, गुज्जर को भी चाहिए, जाट को भी चाहिए, दलित को भी चाहिए, ठाकुर को भी चाहिए, पंडित को भी चाहिए। तो जो जितनी भी समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, ये इक्वल हैं। इन पे जहाँ तक मैं नोट करता हूँ कोई बात नहीं करता कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छी शिक्षा हम ये आने वाली पीढ़ी को दें, क्योंकि देश का आधार तो बच्चे ही हैं, वही भविष्य है देश का। तो उस पे आज भी मैं देखता हूँ कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं सरकारी व्यवस्था का। अब प्राइवेट में तो हर एक उसकी हैसियत नहीं होती कि हर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाएं। तो अगर प्राइवेट की बात करें, चाहे हॉस्पिटल उठा लो, चाहे स्कूल उठा लो, उसमें भी कोई इनका मतलब वो नहीं है ध्यान गवर्नमेंट का। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब वो आएगी वो कुछ और मैनिफेस्टो लेकर आएगी, वो आएगी वो कुछ और करेगी। तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखती कि प्रैक्टिकल तो अगर आप देखो वही ढाक के तीन बात होते हैं। तो जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सबका इक्वल होता है। ये कोई कास्ट देख के नहीं आता, बीमारी कोई कास्ट देख के नहीं आएगी, एक्सीडेंट कोई कास्ट देख के नहीं होगा। तो अगर हॉस्पिटल बनेंगे उसका लाभ सबको मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो चुनावी मुद्दे हैं वो कास्टिज्म ना होके वो विकास की बात होनी चाहिए। अगर कास्टिज्म की तो बल्कि कोई बात भी करता है तो उसके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। यदि कोई कहता है जी हिंदू को वोट नहीं करना, मुसलमान को नहीं देना, मेरी कास्ट को, कास्ट की बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जितेंद्र जी, आपको क्षेत्र जो है कृषि जुड़ा क्षेत्र है जी, यहाँ की मुख्य फसलें होंगी गेहूँ, गन्ना, धान। यस। तो एक बड़ा हंगामा देश में चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। जी। कृषि विधेयक पास हो चुका है जी। सरकार कह रही कि हम इसे वापस नहीं लेने के। जी। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। जी। क्या आप मानते हैं सरकार जो कार्य कर रही है वो किसान हित में है? देखो, अगर आप यहाँ पे किसान की बात करो तो किसान के तो हित में अभी तक किसी भी सरकार ने काम नहीं करा। ना वो कांग्रेस ने करा, ना बीजेपी कर रही है। 1968 में कानून बना था गन्ने को लेके कि गन्ने की हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, और ये नेता भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, और सारी सरकारें करती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। ये कानून भी है। अब जब किसान बैंक से लोन लेता है, यदि वो टाइम पर उसको नहीं लौटा पाता तो उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे, ब्याज भी बढ़ा देंगे, उससे पूरा वसूली करेगा बैंक। लेकिन उसी किसान का पैसा मिल पे पड़ा है। 14 दिन का कानून भी है कि अगर 14 दिन में इसका मील पेमेंट नहीं करता तो 14 दिन के बाद उसको ब्याज दिया जाए। लेकिन उसको आज तक कोई सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, ना कांग्रेस ने करा। लगभग सभी की सरकारें आई हैं यहाँ पे। यूपी में मायावती जी की भी सरकार बनी है, मुलायम सिंह जी की भी सरकार बनी है, कांग्रेस की भी बनी है, बीजेपी की भी बनी है। कोई मुझे बता दे कि किसी ने इम्प्लीमेंट करा? तो ये सारे एक सिक्के के वही दो पहलू हैं। तो कोई भी किसान को लेके जो असली मुद्दे हैं, आज किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि अभी योगी सरकार ने कानून पास करा था ये गाय बछड़ों का लेकर। आस्था का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि गाय को काट देना चाहिए, अच्छी बात है कि गाय को काटने से रोकने के लिए उन्होंने कानून बनाया, लेकिन कानून बनाने से पहले हमें ये सोचना था इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी उसका हम क्या करेंगे। अगर आप देखो तो गाय को गोचर भूमि हमारे यहाँ पे लगभग 6वां हिस्सा गोचर भूमि का हमारे देश में 17% के करीब जमीन गोचर भूमि है। उसको मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, गवर्नमेंट को पहले सबसे पहले वो अवैध कब्जे छुटवा के गोचर भूमि निकालनी चाहिए थी। उसके बाद कानून बना के वहाँ पे आज CCTV कैमरे लगा के एक कमेटी बना के फंड रखते उसके लिए, इनकी दुर्गति नहीं होती। आज उस गाय की भी बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। ये सुझाव है आपका सरकार के लिए? हाँ बिल्कुल। किसान के भी बेचारे की दुर्गति हो रही है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ।
मेरे खेत भी हैं, मेरे परिवार के सारे लोग, मैं देखता हूँ रात को सर्दी में 12-12 बजे उठ के जाके देख कहते हैं कहीं हमारे जो बछड़े हैं उन्होंने गेहूँ तो नहीं खा लिए। तो वो सबसे बड़ी समस्या तो आज वो किसान इस चीज़ से फेस कर रहा है। अब वो बेचारे बछड़े भी क्या करें, देखो कुदरत ने पैदा किया तो भूख तो लगती है सबको, मुझे भी लगती है, उनको भी लगती है, उनको भोजन की व्यवस्था तो चाहिए। अब वो बेचारे इस खेत से उस खेत, किसी ने तार बांध रखे, कोई लठ मार के भगाता है। अब किसान भी परेशान है, वो भी परेशान है। उनका परमानेंट सॉल्यूशन सरकार ने नहीं करा, वो करना चाहिए था। गोचर भूमि का अवैध कब्जे छुड़वा के पहले गौशालाएं बनानी चाहिए थी। इनकी संख्या के लिए भी कोई ऐसा आइडिया लेकर आते कि इनकी संख्या एक्स्ट्रा ही जाएंगे कहाँ, ये तो बढ़ते जाएंगे, उसके लिए कोई ऐसा इंजेक्शन है जो गायें ऐसी होगी। तो मतलब इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए था। ये ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ले लिया, अब आज किसान भी परेशान है। तो सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। दूसरा, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है, हर क्षेत्र में बढ़ता है, चाहे वो नौकरी है या आप मार्केट रेशियो उठा लो। तो किसान की भी जो समस्या है उस पर मैं ये समझता हूँ, आज आप मार्केट के हिसाब से हर चीज़ों का रेट तय कर दो, फिक्स कर दो MRP कि गेहूं का आपका ये रेट है, वट एवर कुछ भी है, वो 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी मार्केट का रेशियो निकल के आता है कि आज गेहूं का रेट ये है, धान का ये है, मक्का का ये है, बाजरे का ये है, दाल का रेट ये है। सब रेट तय करके उस पर क्लोज डाल दो आप बिल में कि हर साल ऑटोमेटिकली इसमें जो भी एक उसकी कोई एनालिसिस करके बताएं कि इसमें 5%, 4%, 6% जो भी एक एवरेज ठीक सी लगे, जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से उस पर एक क्लोज डाल देना चाहिए था कि ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि 10 साल में किसान की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन आज उसकी गारंटी नहीं। आज अगर आपके गेहूँ 18 रुपये किलो बिक रहा है तो अगले साल की गारंटी नहीं कि वो 16 भी बिके या 20 बिके, उसका आपको नहीं पता, इसलिए किसान परेशान है। यस जी। अच्छा, एक वेद का एक मंत्र आता है, भद्रम कर्णेन शृणुयाम भद्रम कर्णेन विजित्रा। जी। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा हम सीखते हैं। जी। इस आपके क्षेत्र से शहीदों का बड़ा योगदान रहा है। सैनिकों ने इस देश को बचाने के लिए उन्हें प्राणों की आहुति दी है। जी। लेकिन उनके नाम से ना कोई स्मारक दिखाई देता, ना मूर्ति दिखाई देती, ना कोई भी उनके नाम ऑडिटोरियम, किसी प्रकार कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या शहीदों का यही हाल होना चाहिए तो आज की घड़ी में हो रहा है? हम आज की किसी नई पीढ़ी के बच्चे से पूछ लें कि 10 शहीदों के नाम बता दे शामिल के, क्या बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। और इसमें मैं मानता हूँ प्रशासन का और सरकार का, सभी नेताओं का, जो भी उससे संबंधित है, कोई एक पार्टी संबंधित नहीं, वो सभी का फेलियर रहा है। शिक्षा का भी बड़ा, हाँ, शिक्षा का भी इसमें। लेकिन शिक्षा में भी अगर आप देखो तो शिक्षा में भी उन्होंने अपनी हिसाब से शिक्षा को किया है, व्यवस्था जो उनको लगा कि ये ठीक है। शिक्षा में भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ो तो चुनिंदा नाम निकल के आएंगे। बहुत ऐसे नाम है जिनका बहुत बड़ा बलिदान रहा है, लेकिन उनका कहीं कोई इतिहास ही नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये एक बड़ा फेलियर रहा और ये करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि भूमिका क्या हो सकती है? जनप्रतिनिधि की भूमिका ये है, उसकी हैसियत के हिसाब से उसको मुद्दों को उठाना चाहिए। सपोज मैं क्षेत्र का विधायक हूँ तो मुझे विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए। अगर मैं एक यहाँ का MP हूँ तो मुझे पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना चाहिए। तो ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि हम जो ऐसे मुद्दे हैं इनको उठाना चाहिए और उनके बल्कि कोशिश करके उनके नाम का कोई शहीद है, उसके नाम का कोई गेट है बनवाएं, तो स्मारक से उनसे क्या है, लोगों को याद रहेगा वो चीज़ें, और उनके लिए समाज को भी प्रेरित करे कि उनकी जब उसकी जन्मतिथि है तो उस क्षेत्र के लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे माल्यार्पण करके और उनका सम्मान करना चाहिए इनको। जितेंद्र जी, हम 2010 से हमारा नेटवर्क पंजीकृत है और हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमकर इस कार्यक्रम में शहीदों प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। तो इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता अनिवार्य रूप से चाहते हैं जी। तो आपकी सहभागिता रहेगी इस कार्यक्रम में? बिल्कुल रहेगी जी। जो भी संभव मेरे से होगा आपकी साथ में हम मिलके करेंगे। अच्छा, होली धार्मिक पर्व हिंदुस्तान का है, वो आ रहा है जी, तो उसको लेकर हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? होली, देखो होली क्या है, ये कोई भी त्यौहार है, त्यौहार होते हैं मिल बांट के, सारे परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त सब मिल बांट के खुशियों के साथ मनाए, कोई भी पर्व है चाहे वो, लेकिन सेफली जी, सेफ्टी फर्स्ट। कई बार मैं देखता हूँ होली पे लोग मतलब
दुश्मनी टाइप की निकालने के लिए भी दारू दूर पी के हुड़दंग करना। आपको एंजॉय करना परिवार के साथ, सेफ्टी के साथ आप करो, परिवार को भी में भी खुशी रहे। आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि जिससे कोई झगड़ा हो गया, फिर और फालतू की चीज़ें बढ़ गई। तो ये त्योहारों को ना शांति के साथ, खुशियों के साथ मनाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए परिवार के, फैमिली के साथ, ना कि उसके लिए फालतू फंड का हुड़दंग करें। अच्छे तरीके से मनाएं, परिवार को भी इनवाइट करें, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिठाई का प्रोग्राम रखें, बढ़िया तरीके से उसको एंजॉय करें, ना कि उसमें फालतू का हुड़दंग करें। तो शुभकामनाएं देना चाहते हो? बिल्कुल जी, मेरी सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं। और मैं तो आपको भी इनवाइट करूंगा, होली वाले दिन आप आएँ और यहाँ पे मिल के साथ में होली का त्यौहार मनाएंगे। जितेंद्र जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे उत्तर प्रदेश के शामली के गांव माहौतपुर में, जहाँ पर हमने बात की आज एक खास मेहमान जितेंद्र राणा जी से, जो चुनाव मैदान में अब की बार हैं और जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं। उनका कहना है अगर अब की बार क्षेत्रवासी मतदाता उस पद पर उनको आसीन करते हैं, जो क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको वो निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़े कवि दुष्यंत कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क शामली।